नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और उसके आगे आज बचा था हमारा स्वर वर्ड, ठीक है। स्वर वर्ड से आज हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले का आप ये सब देख सकते हैं ऊपर से। तो हमने पिछली वीडियो में ये सारी चीज़ें वर्णमाला, ठीक है, इन सबको कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं स्वर से, ठीक। तो अगर बात करी जाए स्वर का, तो स्वर में ध्यान देने वाली बात ये है कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अवरोध के, ठीक है, तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उसे स्वर वर्ण कहते हैं, ठीक है। स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। अब इसमें कौन कौन से हैं? छोटा आ, बड़ा आ, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। ये सब क्या हो गए? स्वर वर्ण हो गए। स्वर स्वतंत्र होते हैं एवं व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। इन्हें अच भी कहा जाता है। कालमान मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। स्वर कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। हर्ष स्वर, जिसे लघु स्वर या मूल स्वर के नाम से जानते हैं। दीर्घ स्वर, गुरु स्वर या संधि स्वर के नाम से जानते हैं। प्लुत स्वर, जिसे प्लुत स्वर। इनकी उत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष और दीर्घ स्वर, ठीक है। अब हर्ष की अगर हम बात करते हैं, हर्ष लघु मूल स्वर ई कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये सारे क्या होते हैं? हर्ष स्वर होते हैं, ठीक है। हर्ष स्वर को लघु स्वर एवं मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है उसे, ठीक है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। और हर्ष स्वरों को स्वतंत्र स्वर माना जाता है, ठीक है, क्योंकि इनका निर्माण स्वतंत्र रूप से होता है, अर्थात इनके निर्माण में अन्य स्वर उत्तरदायी नहीं होते हैं। वहीं हर्ष स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, ठीक है, इसलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। आगे आ जाइए, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या संधि स्वर, ये इनकी अगर हमें बात करता हूँ, ये बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ई, ऐ, ओ, औ, है ना, ये सब बड़े दीर्घ स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर को गुरु स्वर एवं संधि स्वर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें संधि स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका निर्माण 2 स्वरों से मिलकर हुआ है, ठीक है। जैसे अगर आप बात करोगे यहाँ पे, जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर मिलके बन जाते हैं बड़ा आ, छोटी ई प्लस छोटी ई मिलके बड़ी ई बन जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है कि छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन जाते हैं, ठीक। यही अगर हम बात करें, जो बड़ा आ और बड़ी ई, बड़ा ऊ वर्णों का निर्माण समान स्वर के मेल से होता है, इसलिए इन्हें मूल दीर्घ स्वर, ठीक है, कहा जाता है। और इनकी संख्या 3 होती है। फिर उसी के बाद आइए, छोटा आ प्लस ई बराबर ए बनता है। फिर छोटा आ प्लस ए बनता है ए, छोटा आ प्लस बनता है ऊ तो ओ, और छोटा आ प्लस ओ मिल के बनता है औ। इन्हें देखिए, ए, ऐ, ओ, औ वर्णों का निर्माण असमान स्वरों के, ठीक है, मेल से होता है, इसलिए इन्हें संयुक्त दीर्घ स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी हो गई? तो इनकी संख्या हो गई 4, ठीक है। दीर्घ स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, और दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है, इसलिए इन्हें 2 मात्रिक स्वर कहते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि दीर्घ स्वर को 2 मात्रिक स्वर भी कहते हैं। हिंदी भाषा में री का दीर्घ गुरु संधि स्वर अर्थात री नहीं बनता। री का प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में होता है, हिंदी में इसका नहीं होता, ठीक। इसलिए इसे लघु स्वर के अंतर्गत तो रखा गया है, लेकिन दीर्घ, ठीक है, लेकिन दीर्घ स्वरों की श्रेणी में नहीं है, ठीक। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या जो होती है वो 7 होती है, ठीक है, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहला मूल दीर्घ स्वर, इनकी संख्या 3 होती है, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। संयुक्त दीर्घ स्वर, इनकी संख्या 4 होती है, ए, ऐ, ओ, औ। अब प्लुत स्वर क्या होते हैं? प्लुत स्वर की बात करी जाए तो वैसे तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत किसी भी प्रकार के प्लुत स्वर की व्यवस्था नहीं की गई है, अर्थात हिंदी वर्णमाला में प्लुत स्वर के लिए किसी भी प्रकार के लिपि चिन्ह, ठीक है, इसीलिए कोई भी लिपि चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है या मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। फिर भी अगर हम बात करते हैं, लेकिन वैदिक भाषा यानी संस्कृत में प्लुत शब्द का प्रयोग देखने को मिलता है, जिनके लिए 3 अंक के आकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।
प्लुत स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है। इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, तो इसलिए इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ओम, 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 इसमें देखेंगे ये प्लुत स्वर है। क्यों प्लुत स्वर है? इसके पीछे रीजन यही है कि स्वरों से, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 मात्राओं का समय लग रहा है। स्वरों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे हिंदी भाषा में 10 मात्राएं होती है, मात्राएं हैं, आप देख लीजिए। फिर इसके बाद है हिंदी में आ के लिए किसी भी प्रकार की मात्रा की व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए मात्राएं 10 हैं। केवल मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं, व्यंजन की नहीं होती हैं। ठीक है, मात्राएं केवल स्वर की होती है, व्यंजन की नहीं होती है। हिंदी भाषा में जो ल होता है, ठीक है, का विलुप्त स्वर माना जाता है, क्योंकि हिंदी भाषा में लृ का प्रयोग नहीं होता, किंतु वैदिक भाषा या संस्कृत में लृ का स्वरों की श्रेणी में रखा गया है। लृ का उच्चारण स्थान दंत है। ठीक है, अब इसके बाद अगर करें, संस्कृत वर्णमाला में 13 स्वर होते हैं, जैसे ये है छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ऊ, छोटऊ, री, 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 ई, ऐ, उ, औ। ठीक है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? इनके अनुसार स्वरों की संख्या को 10 माना गया है, क्योंकि री को इन्होंने स्वर ही नहीं माना, और 2 या 2 से अधिक वर्णों के, ठीक है, योग से शब्द का निर्माण होता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट है हमारा है स्वरों का उच्चारण स्थान। जैसे कंठ, कंठ से कौन कौन बोला जाता है? छोटा आ, बड़ा आ को कंठ से बोला जाता है, और विसर्ग आह को कंठ से बोला जाता है। तालु की अगर हम बात करें तो तालु से छोटी बड़ी ई को बोला जाता है, मूर्धा से री को बोला जाता है। दंत से स्वरों का उच्चारण दंत से नहीं होता, जितने भी स्वर हैं उनका उच्चारण दंत से नहीं होता है। ओष्ठ से छोटा ऊ, बड़ा ऊ को ओष्ठ से बोला जाता है। कंठ तालव्य से ए, ऐ कंठ तालव्य से होता है। फिर कंठोष्ठ्य से ओ होता है। नासिका से अंगा होता है, अंगूर वाला अंग होता है। ठीक है, ए को हम लिखते हैं क्या? आ प्लस ई, आई को आ प्लस ए, ओ को आ प्लस उ, औ को आ प्लस औ। ठीक, ये हो गया। अगली बात अगर हम करते हैं तो हिंदी में मूल उच्चारण स्थान की संख्या 5 है। जैसे कौन कौन सी है ये पांचों संख्या? कंठ, तालु, ठीक है, कंठ, तालु, मूर्धा और मूर्धा, दंत, ओष्ठ्य। ठीक है, किंतु स्वरों का उच्चारण 6 स्थानों से होता है। आयोग व अंग और आहा होते हैं, इनकी संख्या 2 है, अंग और आहा। आयोग व अर्थात जिनका वहन कोई ना करे। स्वर और व्यंजन, इनकी गिनती स्वर एवं व्यंजन के अंतर्गत नहीं होती है, किंतु इनकी आवश्यकता जिसको स्वर और व्यंजन होती है वे इनके साथ लग जाते हैं। अर्थात इनकी आवश्यकता जब स्वर की होती है तो ये स्वर के साथ लग जाते हैं, और जब इनकी आवश्यकता व्यंजन की होती है तो व्यंजन के साथ लग जाते हैं। अंग को अनुस्वार एवं आहा को विसर्ग के नाम से जाना जाता है। फिर आगत स्वर, जिसको हम बोलते हैं आ, इसको आगत स्वर बोलते हैं। हिंदी वर्णमाला में आ को आगत स्वर की श्रेणी में रखा गया है। फारसी भाषा का शब्द है, इसका प्रयोग अंग्रेजी के कुछ शब्दों को हिंदी में लिखने के लिए किया जाता है, जैसे ऑफिस, ऑफिसर आदि। जीभ के आधार पर स्वरों को वर्गीकरण, जीभ के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया। पहले को हम बोलते हैं अग्र, ठीक है, अग्र भाग, छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ, ये 4 वर्ड होते हैं। मध्य भाग छोटा आ 1 वर्ड होता है। पश्चिम भाग की अगर हम बात करें तो पश्चिम भाग में होता है बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये 5 वर्ड होते हैं। मुखकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, मुखकृत के आधार पर स्वरों को 4 प्रकार के होते हैं। पहले को हम बोलते हैं समृद्ध स्वर, जैसे छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, इसके उच्चारण में कम मुख खुलता है, तो इसीलिए बोला जाता है समृद्ध स्वर, इन्हें बोलते हैं। ठीक है, अगला आता है अर्ध समृद्ध स्वर, जैसे ए, ओ, ठीक है, इसके उच्चारण में संस्कृत समृद्ध से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। और इसके बाद आता है विवृत, विवृत की अगर हम बात करें यहाँ पे बड़ा आ, इसके उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, आ। ठीक है, इसके बाद आता अर्ध विवृत, जैसे छोटा ई, ऐ, उ, आ, विवृत से कम और अर्ध समृद्ध से थोड़ा अधिक मुख खुलता है। ओष्ठ के आधार पर स्वरों को वर्गीकरण, ओष्ठ के प्रयोग पर 2 प्रकार, ठीक है, में होते हैं। एक होती है कौन सा? वृत्तमुखी, एक होती है आवृत या अर्ध वृत्तमुखी। वृत्तमुखी की अगर हम बात करते हैं
तो वृत्तमुखी वे होते हैं जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ माफ करें, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं वृत्तमुखी। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार हो जाते हैं वे वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। आवृत्तमुखी जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओष्ठ गोलाकार नहीं होते हैं, ठीक है, उन्हें आवृत्तमुखी या अर्धवृत्तमुखी कहते हैं और इनकी संख्या 6 होती है। और ये छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए आदि होते हैं। व्यंजन वर्ण की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है या एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्णों में आ ध्वनि अंतर्निहित रहती है क्योंकि आ के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। जैसे का को हम लिखते हैं का प्लस छोटा आ, खा प्लस छोटा आ, गा प्लस छोटा आ आदि। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है और व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें परतंत्र कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। व्यंजन अगर मैं बात करता हूँ, व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आ गया आपका स्पर्श व्यंजन, दूसरा आ गया अंतस्थ, ठीक है, व्यंजन, तीसरा आ गया उसमें व्यंजन। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें स्पर्श व्यंजन का तो इसे वर्गीय या उदित व्यंजन के नाम से जाना जाता है और इसकी संख्या 25 है। इसमें का से पा वर्ग तक के सभी वर्ग आते हैं। अब का वर्ग की बात करें, का खा गा घा अंगा, छा वर्ग में चा छा जा छा या, टा वर्ग में टा ठा डा डा डा, ता वर्ग में ता था दा दा ना, पा वर्ग में पापा बाबा माँ। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन इसकी संख्या 4 होती है। ये कौन है? या, रा, ला, वाह। इन्हें प्रांकपित अर्ध पार्श्विक व्यंजन या लुंठित व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ऊष्म व्यंजन या ऊष्म संघर्षी व्यंजन ये 4 प्रकार के होते हैं। श, श, ह, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, कंठ। चारों प्रकार से बोली जाएगी। तालव्य, मूर्धन्य, दंत, कंठ, ठीक है, बोलने पर प्रयोग करा जाता है। जैसे का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, का से कंठ याद कर लीजिए। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है, ठीक है, छ, देखिए तालु का प्रयोग हो रहा है। ऐसे टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा है, जैसे ट, ठीक है, ट। फिर ता वर्ग का स्थान दंत है, ता, था, दा, देखिए दांत का प्रयोग है। पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ, पा, फा, ब, ठीक है, समझ गए। अभी ये सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तब हम आगे चलते हैं। इसमें दिया है पंचमाक्षर या नासिक वर्ण, इन्हें हम बोलते हैं जैसे अड़ा, अंगा, अड़ा, ना, पा, मा, ये सब जो है नासिकी वर्ण हैं। ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे वर्ण विशेष। वर्ण विशेष की अगर मैं बात करता हूँ तो वर्ण विशेष में आप देखिए जहाँ पे चा, छ, ज, झ इन 4 वर्णों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। ड, ड़ को द्विगुण, उत्क्षिप्त या उत्सृप्त संकर वर्ण या ताड़न जात वर्ण कहा जाता है क्योंकि इन्हें 2 भाषाओं हिंदी और फारसी के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें द्विगुण कहते हैं। ऐसे ड़, या, ड़, न, म इन 5 वर्णों को पंचमाक्षर वर्ण या नासिक वर्ण या पंचम वर्ण के नाम से जाना जाता है। या वा का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। रा को प्रकंपित, लुंठित या कंपन जात व्यंजन भी कहते हैं। लुंठित का अर्थ होता है जब हम जीभ को आगे से मोड़े। ला को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। पार्श्विक व्यंजन का अर्थ है जीभ के अगल बगल का भाग। हिंदी वर्णमाला में 2 अमानक वर्ण झा और भा हैं, जिन्हें पहले झा या भा के रूप में लिखा जाता था। हा को ऊष्म संघर्षी, ठीक है, हा को क्या बोलते हैं? ऊष्म संघर्षी स्वर यंत्र मुखी या कल्य वर्ण, ठीक है। कंठ ऊष्म संघर्षी संघोष वर्ण आदि नामों से जाना जाता है। संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करते हैं, यदि 2 व्यंजन एक ही स्वर के सहारे बोले जाते हैं तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 4 होती है। जैसे छ, ग, त्र, स्र, इसमें छ को लिखते हैं क प्लस स, ज्ञा को लिखते हैं ज प्लस ञ, त्र को लिखते हैं ता प्लस र, स्रा को लिखते हैं स प्लस र। आगत व्यंजन की वहीं अगर मैं बात करता हूँ, जा और फा आगत व्यंजन है, इनकी संख्या 2 है। आगत अर्थात आया हुआ, यानी अरबी प्लस फारसी से ये दोनों पैदा हुए हैं, इसलिए आगत बोला जाता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं।
और जो इस प्रकार है 11 स्वर होते हैं, ठीक है। 11 क्या होते हैं? स्वर होते हैं। 2 आयोग वा होते हैं, ठीक है। और 33 मूल व्यंजन होते हैं, जिसमें का वर्ग से पा वर्ग तक, प्लस अंतस्थ व्यंजन जो 4 होते हैं वो, प्लस उसम व्यंजन 4। इसके बाद द्विगुण व्यंजन होते हैं, जैसे ड़ ढ। और इसके बाद होते हैं संयुक्त व्यंजन, ये भी 4 होते हैं, जैसे छ त्र ज्ञ स्र, ठीक है। ये सारे मिल करके क्या बनाते हैं? 52 वर्ण बनाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा वर्ण की बात। अब रही बात यहाँ पे आ जाइए प्राणवायु, ठीक है। प्राणवायु की अगर हम बात करते हैं तो प्राणवायु या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। प्राणवायु का या उच्चारण प्रयत्न के आधार पर इसके 2 भेद होते हैं, एक अल्प प्राण, एक महाप्राण। पहला अल्प प्राण, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास अल्प मात्रा में निकले उसे अल्प प्राण कहते हैं। और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन जो कि या रा ला वा अल्प प्राण होते हैं, इसमें हकार ध्वनियाँ नहीं होती हैं। महाप्राण की बात करें, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में निकलती है उसे महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण प्लस में उष्म व्यंजन जैसे जो कि हमारा स स ह महाप्राण होते हैं, इन्हें हकार ध्वनियाँ विशेष रूप से रहती है, ठीक है। अब अगर हम बात कर ले वर्ग अल्प प्राण 1 3 5, महाप्राण 2 4। का वर्ग में 3 है, क ग अंगा, ठीक है, अल्प प्राण है। महाप्राण में ख घ है। चा वर्ग में च ज ज ञ और महाप्राण में छ ज है। ट वर्ग में ट ठ अंगा ड़ और इसी का महाप्राण में है ठ ड़ ड़। ता वर्ग में त द न, महाप्राण में थ ध। पा वर्ग में प फ प ब म और महाप्राण में फ फ भ। अब इसी को हम बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, जो कि हमारे पास में आर अलावा है और महाप्राण में हमारे पास क्या है? स स ह, ठीक है। ये हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें स्वर घोषत्व तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। स्वर या घोषत्व तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन को 2 प्रकार होते हैं, एक को बोला जाता है संघोष व्यंजन, एक को बोला जाता है अघोष व्यंजन, ठीक है। संघोष व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन झंकृत होता है उसे उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, ठीक है, और दूसरा वर्ण एवं स स ह अघोष वर्ण होते हैं। संघोष व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें संघोष, ठीक है, व्यंजन कहते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान की तालिका। वर्ण उच्चारण माध्यम स्थान, जैसे आ, अब छोटा बड़ा, क ख ग घ अंग ह विसर्ग, ये सब कंठ, ठीक है, कहाँ से प्रयोग बोला जाता है? ये सब कंठ और जीभ का निचला भाग से बोले जाते हैं, इसे कंठ बोला जाता है। फिर ई, छोटी ई, बड़ी च छ ज झ या स, इन्हें तालु और जीभ का प्रयोग किया जाता है और इसे तालु या तालव्य बोलते हैं। फिर री ट ठ ड ढ र र स, इसे मूर्धा और जीभ बोला जाता है और ये मूर्धन्य मूर्धा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद त थ द ध न ल स, इसे दांत और जीभ से बोला जाता है, इसे दांत या दंत बोलते हैं। फिर इसी के बाद आ गया ऊ और बड़ा ऊ, प फ ब भ म, इसे दोनों होठों से बोला जाता है, इसे होष्ठ या ओष्ठ या होठ जो भी बोल लीजिए उससे बोला जाता है। फिर इसी के बाद आता है ई ऐ, इसे कंठ, तालु और जीभ के उच्चारण माध्यम है, इसे इसका जो स्थान है ये कंठ तालव्य है। वाह की बात करें, वाह वाह होता है दांत और जीभ का और होठ का प्रयोग होता है, इसे दंत स्थान है दंतोष्ठ या दंतोष्ठ, ठीक है। ये हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पे नोट। सभी स्वर संघोष और घोष होते हैं, जितने भी स्वर होते हैं संघोष और घोष होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन या लावा हा संघोष या घोष वर्ण होते हैं। अगर हम बात करते हैं का वर्ग की, तो का वर्ग में अघोष और संघोष, अघोष 2 होते हैं, संघोष 3 4 5 3 होते हैं। का वर्ग में का खा सा अघोष हो गया और ग घ अंगा ये सघोष हो गया। चा वर्ग में च छ
अघोष हो गया और जा झा इया सघोष हो गया। टा वर्ग में टा ठा अघोष हो गया, डा अड़ा सघोष हो गया। ता वर्ग में ता था अघोष हो गया और सघोष में दा धा ना हो गया। पा वर्ग में पा फा अघोष हो गया और बा भा मा सघोष हो गया। ठीक है, प्लस में सा 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 और यहाँ पे ये अघोष हो गया और संघोष में छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटऊ बड़ऊ री ई ए ओ औ प्लस में अंतस्थ व्यंजन जो कि या रा ला वाह। ठीक है, ये प्लस में हा, ये सब के सब क्या हो गए, ये सब के सब हो गए संघोष। नोट यहाँ पे एक आ गया। नोट ये है कि पंचाक्षर या नासिक या पंचम मोड जिसे हम अंगा या अड़ न म अल्प प्राण या संघोष घोष होते हैं। अनुनासिक चिन्ह जिसे चंद्रबिंदु कहते हैं, ठीक है, इनका प्रयोग तद्भव शब्दों के साथ किया जाता है। अनुनासिक स्वर ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण मुंह और नाक की सहायता से किया जाता है। इसका प्रयोग स्वर के बाद किया जाता है। अनुनासिक के उच्चारण में मुंह से अधिक एवं नाक से बहुत कम सांस निकलती है, जैसे आँख, ऊँट आदि।